हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 11 ट्राई टू अट्रैक्ट। अपने मन में राठौर को गालियां देते हुए पारुल केबिन से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकालने की तुरंत बाद ही उसे लड़की ने केबिन को अंदर से लॉक कर दिया। शिवाय ने उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन वह कुर्सी पर बैठने के बजाय उसके पास आकर खड़ी हो गई। मुझे मिस्टर विजय ठकराल ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप हमारा प्रपोज एक्सेप्ट करें। अगर आप और वह दोनों एक साथ काम करेंगे तो फायदा आप दोनों को होगा। और वैसे भी अगर आपने मना किया तो वह किसी और को ढूंढ ही लेंगे, तो ये सावधान नुकसान का नहीं है। समझदारी इसी में होगी कि आप इसे एक्सेप्ट करें। ये डॉक्यूमेंट है, आपको सिर्फ यहाँ पर एक साइन कर देना है। जो कपड़े पहने हुए थे वह जरूर से ज्यादा छोटे थे, और तो और ना तो फूड ड्रेस पूरी तरह से बैकलेस थी। पीछे पीठ पर एक पतली सी डोरी बंधी हुई थी। उसका लुक काफी ज्यादा बोल्ड था। वह एकदम से उसके करीब आ गई तो वह थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। क्या हुआ, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपको इन सब चीज की आदत नहीं। उसे लड़की ने उसके हाथ रखकर बड़े ही सीडेक्टिव टोन में कहा। क्या कर रही हैं आप? राठौर ने अपना हाथ तुरंत हटा लिया। अरे, इतना क्यों चौंक रहे हैं मिस्टर राठौर? यह कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपका ऑफिस स्टाफ सारे लोग काम में बिजी हैं, और बिना आपकी परमिशन की कोई अंदर भी नहीं आ सकता। आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आपको फायदा उठा लेना चाहिए। वह डबल मीनिंग बातें कर रही थी और शिवाय को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। शिवा ने गहरी सांस ली और बोला, देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ठकराल साहब को पहले ही कहा था कि मुझे उनके साथ कोई डील फाइनल नहीं करनी, और ना ही मैं उनके किसी भी आइडिया को सपोर्ट करूंगा। हम जो घर बना रहे हैं वह मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, बजट और जरूरत के हिसाब से। उन्होंने जो प्लान तैयार किया है वह मिडिल क्लास लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह लोग इतने महंगे घर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैं क्वालिटी पर भरोसा करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी परिवार की बद्दुआ मुझे लगे। मेरी इतना कहने के बाद भी उन्होंने आपको ये प्रपोजल लेकर भेजो। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। अब आप आ ही गई है तो कोई बात नहीं, पर जाकर उनसे कह दीजिएगा, मुझे उनका प्रपोज बेखुदी अच्छा नहीं लग रहा, और ना ही मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। उसे लड़की ने जब उसकी कड़वी और तीखी बातें सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह एकदम से उठ खड़ी आगे आकर सही को खोल दिया। उसने उसमें से एक डिजाइन निकाल और शिवाय के सामने एक्सप्लेन करने लगी। कल की वो डिजाइन को दिखा रही थी, पर उसका में मोटिव कुछ और था। उसके और राठौर के दरमियान दूरियां और भी काम हो गई थी। शिवाय का ध्यान जैसे ही उसकी ओर गया वह एकदम से गुस्से से भड़क गया। क्या कर रही हैं आप? उसके गुस्से भरी शब्दों में इतनी कड़वाहट और गुस्सा था कि वह एकदम अंदर से कांप गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और गुस्से से बोला, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। माना कि आप ठकराल के लिए काम कर रही है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा भूल जाए। एक तो अपने जरूरत से ज्यादा छोटे कपड़े पहने हैं, ऊपर से आप मुझे करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। आपको क्या लगता है ये सब कुछ करके आप ठकराल को पार्टनरशिप दिलवा सकती है? अभी तुरंत मेरे केबिन से निकल जाए। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। पाउटिंग। गुस्से से उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। इसकी सख्त और गुस्से से चलती हुई निगाहें देखकर वह लड़की बिना एक भी पर लगाए कमरे से बाहर निकल गई। डर के मारे वह थर थर कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वह लड़की रोते हुए के केबिन से निकालकर भागने लगी। पारुल का ज्ञान जैसे ही उसे लड़की की ओर गया वह उसके पीछे भागी। एक्सक्यूज मी मिस, आप रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? पारुल के चेहरे पर चिंता और डाउट साफ साफ दिख रहा था। उसे लड़की ने जब पारुल को देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने और भी ज्यादा नाटक करते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं नहीं बता सकती कि मैं क्यों रो रही हूँ। अगर मैं बता दिया तो राठौर साहब मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। आप जानती नहीं है उन्हें।
आप पहले शांत हो जाए, ये लीजिए पानी पीजिए। पारुल ने उसे पर तरस खाकर उसे पानी पीने के लिए दिया। उसे लड़की ने पानी पिया, थोड़ी सांस ली और फिर अपना ड्रामा शुरू कर दिया। मैं और तुम्हारे राठौर साहब 2 साल से एक साथ रिलेशनशिप में थे। 2 साल बाद जब उनका मन भर गया तो अचानक से उन्होंने मेरा कॉल और फोन उठाना बंद कर दिया। ना तो मैसेज का रिप्लाई देते और ना ही कॉल रिसीव करते। थक हार कर आज मैं उनसे मिलने के लिए आ गई। जब मैं उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं इसका विरोध किया तो मुझे एक्सपोज करने की धमकी देने लगे। कहने लगे कि अगर मैं ये बात किसी को भी बताई तो मेरे पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगत करना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, मैं बेचारी लड़की, और करती भी तो क्या, मैं उनसे हार मान ली। खैर, तुम अपना ख्याल रखना। उसने पारुल के कंधे पर हाथ रखा और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के न जाने कितनी देर बाद तक पारुल के कान में उसके कहे एक एक शब्द गूंज रहे थे। उसके मन की नफरत बढ़ती जा रही थी। उसे राठौर पर गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह इंसान इतना घटिया होगा। एपिसोड 12। वो गुंडा है, पागल साइको। उस लड़की के जाने के बाद पारुल अंदर से एकदम डर गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। मन में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसे ऑफिस में काम कर रही हूँ जहाँ का बॉस है ऐसा घटिया है। वह अपने डेस्क के ऊपर रखे फाइलों को देखते हैं और फिर सिर पकड़ कर खुद से कहती है, इतना सारा काम करके तो मैं मर ही जाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे अपना काम भी मुझसे ही करना चाहता है। इतना काम कौन करवाता है, ये तो 2 दिन करने के बाद भी खत्म नहीं होंगे। अभी वही ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी बेल बजती है। हेलो। उसने कॉल उठाया और फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, जल्दी मेरे केबिन में आओ। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कामिना कहीं का। वह मुंह बनाते हुए केबिन में पहुंची। केबिन में पहुंचकर उसमें सारी फाइल को उसके टेबल पर बहुत जोर से पटक दिया। उसकी इस हरकत से अचानक से शिवाय का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने सर्द आंखों से उसे घूरकर देखा। उसकी एक नजर को देखकर वह अंदर से सहम गई। उसने जल्दी से सारी फाइल उठा लिए और बोली, वह दरअसल क्या है ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहता था इसलिए मैं यहाँ रख दिया। आप प्लीज ज्यादा नाराज मत होइए। शिवाय उसकी तरफ देखता है और फिर एक सख्त आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा गया है या फिर तुम्हारे बहाने सुनने के लिए? जाकर ठीक से काम करो और अगर काम नहीं करना तो छोड़ दो। और एक बात, अगर मैंने तुमको चुपचाप आराम से बैठे हुए देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, पूरा काम कंप्लीट होने के बाद ही तुम घर जा सकती हो। पारुल मोटी मोटी फाइलों की ओर देखते हैं और फिर हताश होकर अपने मन में बोली, अगर आज मैं इतना काम किया तुम मर ही जाऊंगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। वह वापस अपने काम में लग गया था। उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर घूम रही थी। उसका ध्यान लैपटॉप पर था। थोड़ी देर तक पारुल उसी के पास चुपचाप खड़ी रहे। फिर जब उसने देखा कि वह उसकी ओर नहीं देखा है तो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद से शिवा ने अपना ध्यान लैपटॉप से हटाया और एकदम से बंद कर दिया। जब कमरे से चली गई तो उसने गहरी सांस ली और कुर्सी से अपना पीठ टिकाकर चैन की सांस ली। लगता है मैंने इसे अपनी सेक्रेटरी बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। न जाने इस बेवकूफ लड़की का ध्यान कहाँ रहता है। फिर वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। पारुल का डेस्क शिवाय के कमरे से सेपरेट एक रूम था, उसी में एडजस्ट किया गया था। शिवाय उसे आराम से देख सकता था क्योंकि उन दोनों के कमरों के बीच दीवार नहीं बल्कि एक कांच लगा हुआ था, जिससे वह बड़ी आसानी से उसे देख सकता था। 2 घंटे बाद शिवा उठकर उसके केबिन में पहुंचा। उसने देखा कि वह अभी भी काम कर रही थी। उस काम करता हुआ देखकर उसे थोड़ी सी संतुष्टि मिली। वह अपने कामों में इतनी ज्यादा मशहूर थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शिवाय उसके पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसका ध्यान उसे तरफ गया तो उसने देखा कि वह उसके बगल में ही खड़ा था। वह हड़बड़ा कर एकदम से उठ गई। उसका इस तरह से घबराना और डर जाना देखकर उसने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि
तुमसे ज्यादा डर को दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैं डर नहीं रही हूँ। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह झूठ बोल रही है। ठीक है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डरती हो या नहीं, मुझे मेरे काम से मतलब है। मैंने तुम्हें जो हमारे 5 साल के रिकॉर्ड है, तुम्हें उन्हें एनालाइज करना है और कैटेगरीज वाइज डिवाइस करना है। सब कुछ अच्छे से करना। बिना काम की गई तो कल से ऑफिस मत आना। पारुल कुछ भी कहती उससे पहले ही वह वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद पारुल को बहुत तेज गुस्सा आया। वह एकदम बौखला कर कुर्सी पर बैठ गई। एक नंबर का साइको है, समझता क्या है खुद को। मैंने आज इस आदमी की वजह से ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और काम को जल्दी करने के चक्कर में मैंने लंच भी नहीं किया। सोचा कि काम खत्म करके जल्दी घर जाऊंगी तो घर पर खाना खाकर सो जाऊंगी, एक अच्छी नींद लेना चाहती हूँ मैं। लेकिन यह आदमी मुझे चैन से जीने नहीं देगा। अगर मेरे पास जादुई शक्ति होती तो मैं इस आदमी को कौवा बनाकर उड़ा देती। यह उसी के लायक है। अगर इसके सामने कोई कौवा भी बोलेगा तो उसकी आवाज मीठी लगेगी। इसकी जुबान तो करेले से भी कड़वी है। पारुल को अच्छे से पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, काम तो उसे करना ही पड़ेगा। पारुल में एक गहरी सांस ली और फिर काम करना शुरू कर दिया। 5 घंटे में उसने आधा से अधिक फाइल एनालाइज कर दी थी। उसके हाथ अब दुखने लगे थे। अभी वह काम नहीं कर रही थी। इस ऑफिस में काम करने वाली निधि की कॉलीग वहां आ गई। अच्छा, तो तुम आए हो निधि के साथ? तुम हो हमारी निधि की बेस्ट फ्रेंड। हमें तो पहले से ही पता था कि उसने अपने जैसी कोई नमूना को चुना होगा। एपिसोड 13 एहसास कुछ नया। शिवाय के बाहों में पारुल। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। वह बिना रुके अपने काम में बिजी हो गई थी। उसका ध्यान घड़ी की ओर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। वह जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना चाहती थी। काफी देर तक काम करने की वजह से उसके हाथ दुखने लगे थे। उसने फाइल को साइड में रखा और फिर लैपटॉप को बंद कर दिया और गहरी सांस लेकर अपने सर को कुर्सी के बैक साइड से टिका दिया और अपनी आंखें बंद करके खुद से बोली, ये कितना ज्यादा बोरिंग काम है। मैं तो थक गई हूँ। स्लीपिंग। वह इतनी ज्यादा थक गई थी कि उसे धीरे धीरे नींद आने लगी। पूरा ऑफिस खाली था, निधि भी जा चुकी थी। उसने अपने मोबाइल फोन की ओर नजर डाली और फिर अपनी आंखें बंद करके खुद से बोली, थोड़ी देर तक आराम कर लेती हूँ, उसके बाद से काम करूंगी। पारुल को निधि के बातों पर यकीन था। राठौर बाहर क्या करता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑफिस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब उसने किसी भी लड़की को मोलिश किया हो। इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर उसका नेचर ऐसा होगा भी तो वह ऑफिस में ऐसी हद तक नहीं करेगा। जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके घर वापस जाना चाहती थी। अब सिर्फ एक फाइल पड़ी थी। मुश्किल से 25 मिनट लगते वह नाकाम बहुत ईमानदारी और मेहनत से कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद के आगोश में चली गई। उसकी आंखें बंद थी। वो स्लीपिंग ब्यूटी की तरह आंखें बंद किए हुए गहरी नींद में सोई हुई थी। पूरा ऑफिस खाली था। बाहर सिक्योरिटी गार्ड थे जिसकी वजह से वह एकदम बेफिक्र थी। आग की ठंडी हवा में वह चैन की नींद सो रही थी। थोड़ी देर बाद ऑफिस के बाहर आकर रुकी। बहुत तेज कदमों से चलते हुए ऑफिस में घुस गया। वह चारों ओर घूम घूम कर देख रहा था, शायद वह किसी को ढूंढ रहा था। अचानक से पारुल को देखकर उसके पैर वहीं रुक गए। उसने पारुल की ओर देखा जो आंखें बंद किए हुए किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। उसके चेहरे के भाव एकदम मासूम लग रहे थे। उसके चेहरे पर उसकी लेट बार बार आकर उसे परेशान कर रही थी, जिससे उसके चेहरे के भाव बदलते और फिर शांत हो जाते। इस तरह से देखा है तो एक पल के लिए वह भूल जाता है कि वह शिवाय राठौर है, एक सख्त इंसान, एक ऐसा शख्स जिस किसी की फीलिंग, किसी के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, को बिना पल के झपकाए एक टक से देख रहा था। वह सच में बहुत प्यारी थी। अचानक से शिवाय के मोबाइल फोन की घंटी बजी। इससे उसका ध्यान बारून से हटकर मोबाइल फोन की ट्यून की तरफ चला गया। कॉल रिसीव करता उससे पहले ही पारुल उठ गई थी।
पारुल में जब अपने आसपास शिवाय को देखा तो इसकी सांस से गले में अटक गई। शिवाय को वह इतनी आसानी से खुद के करीब नहीं आने दे, और वह भी तब जब वह उसके बारे में सब कुछ जानती थी कि वह कितना बड़ा। वह जल्दी से कुर्सी से उठी और हड़बड़ा कर दूर जाकर खड़ी हो गई। उसकी इस हरकत से शिवाय भी आश्चर्यचकित था। उसने सावरिया नजरों से उसकी ओर देखा और बोला, क्या हुआ, तुम इतना अजीब बेहद क्यों कर रही हो? देखो, मेरे आसपास भी आने की कोशिश मत करना। तुम्हें लगता होगा कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर तुमने कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें लगता होगा कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इतनी आसानी से तुमसे हार नहीं मान सकती। वह इतनी ज्यादा हड़बड़ा गई थी कि वह क्या बोल रही है उसे खुद ही मालूम नहीं था। उसकी बातें शिवाय के समझ के बाहर थी। क्या बोल रही हो तुम, और तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आकर चुपचाप खड़ी हो जाओ। उसकी यह बात सुनकर पारुल जल्दी से बोली, नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। वॉट? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोल रही हो? शिवाय 2 कदम आगे बढ़ा। पारुल उसे अपने पास आता देखकर इतना ज्यादा डर गई कि एकदम से बिना पीछे ध्यान दिए उसने अपने कदम पीछे खींच लिए, और इसी के साथ उसका पैर फिसला और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वह अपने आप को बैलेंस कर दी उससे पहले ही 2 मजबूत हाथों ने उसे कमर से पकड़ लिया। शिवानी ने उसे गिरने से बचा लिया था। अब वह उसके पास वह में बिल्कुल से थी। दोनों बहुत ही ज्यादा करीब थे। शिवाय के कपड़ों से आई हुई कॉस्टली परफ्यूम की खुशबू वह एकदम से महसूस कर रही थी। ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। इसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा लाइट थी, लेकिन ऐसी थी कि इसे कोई भूल नहीं सकता था। यह उसी को महसूस हो सकती थी जो उसके बेहद करीब हो। शिवाय की आंखें गहरे समुद्र जैसी शांत और इमोशनलेस रहती थी, जिसमें कोई भाग नहीं होता। वह एकदम शांत और सख्त रहने वाला शख्स था। पहली बार उसके मन में हलचल हुई थी। किसी की खूबसूरती में उसे इस तरह से घायल कर दिया था कि वह खुद नहीं जानता था कि वह बदलने लगा है। शिवाय की बाहों में वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा सेफ फील कर रही थी। ऐसा पहले भी हुआ था जब उसके सामने किसी लड़की का बैलेंस बिगड़ हो और गिरने को हुई हो, लेकिन ऐसा होने पर वह 2 कदम पीछे हट जाता और जब लड़की नीचे गिर जाती तो एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहता, खुद का ख्याल रखना सीखो। और एक बात, इतना भी मत गिरो कि उठने लायक भी ना रहो। लेकिन आज तो सब कुछ एकदम अलग हो गया था। उसने खुद उसे गिरने से बचाया था, और वह अभी भी उसे संभाले खड़ा था। ये सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब सा था। दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन मन में कड़वाहट। एपिसोड 14 रोमांस। रात के तकरीबन 12:03 बज चुके थे। पारुल और निधि ने एक ही कंबल को ओढ़कर दोनों अपनी आंखें बंद किए हुए सो रही थी। हालांकि पारुल ने अपनी आंखें बंद तो की थी, और उसकी आंखों में नींद की जगह शिवा का डैशिंग फेस घूम रहा था। वह एहसास जो उसने ऑफिस में महसूस किए थे वह उसे भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी यह सारी कोशिश बेकार थी। उसके जहां में सिर्फ वही बसा था। पारो, तू जाग रही है क्या? यह आवाज थी निधि की, जिसने पारो की ओर से हलचल को महसूस की करके उस सवाल किया था। जब पारो ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो निधि ने कहा, देख, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तू जाग रही है। मुझे बता, कोई टेंशन है क्या? देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। ये पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी हेल्प करने की। तुम्हें सारी टेंशन अकेले फेस करने की जरूरत नहीं है। निधि ने जब ये बात कही तो पारो का ध्यान एकदम से टूट गया। उसने करवट बदली और निधि का हाथ पकड़कर बड़े शांत लहजे में उसे समझो कोशिश करते हुए बोली, निधि, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जगह बदलने से मुझे, और वह भी इस वजह से क्योंकि नई बात है ना, और वैसे भी धीरे धीरे आदत लग जाएगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कल तो तुम जल्दी सो गई थी। निधि ने उसे सवाल किया। इसलिए निधि, क्योंकि कल मैं काफी ज्यादा थक गई थी और मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब और कहाँ सो गई। तो आज कौन सा आराम करके आए हो? आज भी तो इतनी देर तक काम करती रही ऑफिस में।
देखिए यार प्रो, मेरे तो तुम्हें खुद से अलग कभी समझ ही नहीं, जो भी बातें होती है क्लियर बोल देता हूँ, मुझे कोई भी बात बताने में कोई परेशानी नहीं होती और ना ही में मुझे हिचक होती है। खैर अगर तुम नहीं बता रही हो तो शायद ज्यादा पर्सनल होगा, पर जल्दी सो जाओ क्योंकि कल सुबह फिर से ऑफिस जाना है। तुम्हें तो हमारे बस का नेचर पता ही है। बालकनी की दूसरी तरफ एक बड़ा सा सेपरेट रूम था। ये बड़ा सा कैमरा निधि के मम्मी पापा का बेडरूम था। रात के 12 बजे भी अभी तक कन्हैया प्रसाद सोए नहीं थे, वह दरवाजे पर ही खड़े थे। चेहरे की उदासी बता रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी टेंशन है। उनकी पत्नी बेड पर बैठी हुई बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें गुस्से से देख रही थी। जब तक तुम बताओगे नहीं कि वह लड़की हमारे घर से कब जा रही है, तब तक मैं तुम्हें यहाँ सोने नहीं दूंगी। उन्होंने गुस्से से जब ये बात कही तो कन्हैया प्रसाद अंदर से एकदम पिघल गए। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा और धीरे से बोले, मेरे दोस्त ने उसे मेरे भरोसे भेजा है यहाँ पर, मैं ऐसे कैसे इतनी जल्दी अपने घर से उसे निकाल दूं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े शहर में हमें उसे अकेला छोड़ना चाहिए। जमाना कितना खराब है। एक बार ये भी तो सोचो कि वह हमारी निधि की दोस्त है, हम उसे क्या कहेंगे। बहाने मत बनाओ जी, तुमने कहा था कि वह लड़की ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। अगर वह लड़की यहाँ से नहीं गई तो तुम अपना और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तर बांध लेना। अपनी पत्नी की धमकी सुनकर वह अंदर से डर गए। वह नहीं चाहते थे कि प्रो वहां से जाए। प्रो उनके दोस्त की बेटी ही नहीं बल्कि उनके लिए भी बेटी की तरह ही थी। उन्होंने अपने दोस्त को वादा किया था कि वह उनकी बेटी का ख्याल रखेंगे। इनफैक्ट ये जब भी निधि ने तलाश की थी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे या ना चाहे उसे लड़की को इस घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और यह मेरा फैसला है और इसे कोई नहीं बदल सकता। उनकी बातों में कड़वाहट थी, गुस्सा था, धमकी था, जिसे सुनकर कन्हैया प्रसाद एकदम शांत और चुप हो गए। शायद उनके पास अपनी पत्नी से बहस करने के लिए कोई शब्द नहीं था। अब वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाकर चुपचाप सो जाओ। कन्हैया प्रसाद चुपचाप दरवाजा बंद करके जाकर साइड में लेट जाते हैं और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनके दिल में एक अलग सी आग रख रहे थे। चेहरे पर गुस्सा तो था पर वह गुस्सा दिखा नहीं सकते थे। शायद वह इस कदर मजबूर थे कि वह अपने आप को रोक रहे थे। न जाने क्यों इस तरह के बेवकूफ लोग दोस्ती करते हैं जब उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत। दोस्त की बेटी है तो क्या हुआ, हमारे सिर पर रहेगी। जाकर अपने लिए कोई कमरा तलाश करे। अगर वह 5 साल तक यहाँ जॉब करेगी तो क्या हमारे ही कमरे में रहेगी। इस तरह के न जाने कितने तने बुक कब तक सुनती रही। कन्हैया प्रसाद अपने आंख और कान को बंद कर लेना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि अपनी पत्नी की कड़वी बातें सुनी, लेकिन अपनी पत्नी की सभी बातों को सुनना उनकी मजबूरी थी। शायद उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को रोकने का कोशिश नहीं किया था, तभी तो हालत इतनी बिगड़ गए थे कि वह उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। अगली सुबह 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 कन्हैया प्रसाद और निधि एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। उन्हीं के बगल में काफी का मग पड़े प्रो भी बैठी हुई थी। उसने काफी का मग टेबल पर रखा और फिर अपने अंकल से बोले, अंकल मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए रेंट पर कोई रूम देख लो। वह क्या है ना, यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। पापा ने भी कहा था कि जब सब कुछ ठीक लगे तो अपने लिए रूम देख लेना, और वैसे भी मैं कब तक आप लोगों के घर पर रहूंगी। कन्हैया प्रसाद ने जब ये शब्द सुना तो वह पारो की ओर देखने लगे। उनका दिल कह रहा था कि वह पारो को कहे कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वह जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। क्या कहा तुमने, तुम खुद के लिए कैमरा रेंट पर लगी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। तुम्हें पता है दिल्ली में रेंट का रूम लेना भी कितना महंगा है। निधि नहीं चौंकते हुए उसकी ओर देखा और सवाल कर बैठी। निधि मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा करना तो पड़ेगा ही। कब तक आप लोगों के साथ रहूंगी। तू जब तक चाहे रहेगी, मेरे पापा को कोई इशू नहीं है और ना ही मम्मी को, तो फिर क्यों तू जाएगी। मेरी बात को समझो। पारो ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन निधि कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। निधि के बगल में ही खड़ी निधि की माँ अपने चेहरे पर फेक स्माइल लिए यह जताने की कोशिश कर रही थी कि प्रो के यहाँ रहने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि दिल ही दिल में वह चाहती थी कि प्रो जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए।
उन्हें तो अपनी बेटी और अपने पति पर गुस्सा भी आ रहा था जो उसे जाने से रोक रहे थे। निधि अपनी जगह से उठी और अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ आप ही समझाएं ना, पारो को ये यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती है। निधि की बात सुनकर मन का मन हुआ कि वह इसी वक्त 2 थप्पड़ लगा दे, न जाने कब इस बाप बेटी को अकल आएगी। वह अपने मन में सोचती है और फिर प्रो की ओर देखकर फेक स्माइल करते हुए कहती है, अरे बेटा निधि सही तो कह रही है, ये तुम्हारा भी तो घर है, यहाँ जब तक मन करे तब तक रहो। कन्हैया प्रसाद पारो से अपनी नजरें चुरा रहे थे। उनके मन में जैसे कर बैठा हुआ था, वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कहें। अगर उन्होंने पारो को जहां पर रोक कर रखा तो उनकी पत्नी उन्हें जीने नहीं देगी, और अगर प्रो यहां से चली गई तो उनके मन की शांति भंग हो जाएगी। वह अपने दोस्त को कैसे मुंह दिखाएंगे। वह एक अजीब से धर्म संकट में फंस गए थे, उन्हें तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा अंकल आंटी आप सब शांत हो जाए, इस विषय में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमारी चाय ठंडी हो रही है। पारो ने चाय का कप उठाया और फिर सभी लोग मुस्कुराते हुए अपना अपना चाय पीने लगे। कन्हैया प्रसाद जैसे ही कमरे की ओर बढ़े, उनकी पत्नी उनके हाथ पकड़कर कमरे में लेकर आए और जबरदस्ती कैमरा बंद कर दिया। क्या कर रही हो भगवान, बच्ची बड़ी हो गई है, समझने की कोशिश करो। अगर उसने हम दोनों को इस तरह से देख लिया तो बेचारी क्या सोचेगी। कन्हैया प्रसाद शर्माते हुए कहते हैं। उनकी बात सुनकर उनकी पत्नी का पारा गुस्से से और भी ज्यादा गर्म हो गया। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये कमरा तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए बंद किया है? और नहीं तो क्या, बिल्कुल, और वैसे भी मैं जानता हूँ तुम्हें, जब तुम जबरदस्ती मुझे खींचकर कमरा बंद करती हो तो क्या करती हो। उन्होंने दांतों तले अपनी उंगली दबाए और शर्माते हुए यह बात करें। उनकी बात सुनकर निधि की मां का मन हुआ कि वह इसी वक्त उनका गला दबा दे। कितना बेवकूफ इंसान है ये, इससे तो बात करना ही बेकार है। इस बेवकूफ आदमी को तो गुस्से और प्यार में अंतर ही नजर नहीं आता। मेरे भाग्य फूट गए थे जो मैंने इस बेवकूफ आदमी से शादी की। अरे तुम इतना क्या सोच रही हो, अब जब तुम्हें बेशर्मी की सारी हरकत कर ही दी है, कमरा बंद ही कर दिया है तो चलो। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी पत्नी की ओर देखा और उनकी कलाई पकड़ लिया। उनका रिएक्शन और बदलते उससे पहले उनकी पत्नी ने अपना हाथ छिड़क कर उनसे छुड़ा लिया और गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई शाहरुख खान हो जो मैं तुमसे रोमांस करूंगी। खुद को आईने में देखो, बूढ़े हो गए हो तुम, फिर भी रोमांस का भूत अभी तक उतरा नहीं है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह थोड़ा मायूस हो गए और फिर धीरे से बोले, अगर कोई बात है तो सीधे सीधे कहो ना, ताना मारने की क्या जरूरत है। अगर मैं बूढ़ा हो गया हूं तो तुम भी तो बूढ़ी हो गई हो। उन्होंने डरते डरते अपनी बात कही। बुद्धि शब्द सुनकर उनका माथा खोल गया। वह आंख दिखाते हुए बोली, क्या कहा तुमने, एक बार और कहना। मैं क्या तुम्हें बुरी लगती हूँ? मैं अभी भी जवान हूँ, समझे तुम। वो तो मैं अपने फिगर पर ध्यान नहीं देती, वरना मेरे आगे तो सारी हीरोइन फेल होती, और वैसे भी हमारी शादी को ज्यादा दिन हुए कहाँ है। देख लो भाग्यवान, तुम डिसाइड कर लो कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। कभी मुझे बुरा कहती हो तो कभी कहती हो कि शादी को ज्यादा दिन नहीं है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना। ठीक है तो साफ साफ सुनो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब उसे लड़की ने घर छोड़ने की बात कही तो तुमने कहा क्यों नहीं कि वह घर छोड़कर जा सकती है, क्या जरूरत थी उसे रोकने की। अब लगता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वह सर दर्द हमेशा हमेशा के लिए यही बस जाएगी। क्या बोल रही हो, थोड़ा धीरे बोलो, अगर उसने सुन लिया तो। अरे सुनती है तो सुन, मुझे उसे डर नहीं लगता। क्या गलत कहा मैंने? अरे उसे भी तो थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, ऐसे किसी के घर पर आकर डेरा डालकर रख जाना, यह क्या अच्छी बात है। कन्हैया प्रसाद अपनी बीवी की खरी खोटी चुपचाप आंख बंद करके सुन रहे थे। दरवाजे के बाहर खड़ी निधि अपने पिता और मां के बीच हो रही बहस को सुन रही थी। एपिसोड 15 नया दोस्त। अभी सुबह पारुल और निधि एक साथ वॉक के लिए निकले। दोनों सहेलियां आराम से चलते हुए गप्पे लड़ा रही थी, दोनों की बातें जारी थी, दोनों शायद किसी जरूरी मसले पर बात कर रही थी कि अचानक उनके सामने से एक लड़का दौड़ते हुए निकल गया। कोई और नहीं बल्कि वही था, इससे निधि बहुत पसंद। कई बार उसने उससे बात करने के लिए कोशिश भी की, लेकिन उसने निधि पर ध्यान तक नहीं दिया।
आज अचानक से फिर उन दोनों के बगल से निकला तो निधि का ध्यान फिर उसकी ओर चला गया। निधि ने अपने आप को समझाया कि ऐसे इंसान के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं जो आपको अहमियत ना देता हो। पारुल ने विधि की ओर देखा और फिर उसे अपनी कोहनी से मारकर धीरे से बोली, चिल कर यार, तू क्या बार बार सिटी हो जाती है। और वैसे भी तुम्ही ने तो कहा है कि दिल्ली में लड़कों की कमी नहीं है। और वैसे भी वह तो अमेरिका रहता है ना, तो तू क्यों उसके पीछे बावरी हुई जा रही है। निधि ने भी अपने चेहरे पर फेक स्माइल करते हुए बोली, सही यार, तू सही कह रही है। अचानक वह लड़का वापस उन दोनों के सामने आ गया। उसने कानों में हेडफोन पहने हुए थे। उसने अपने कानों में से हेडफोन निकाल कर गले में लटका लिया और पारो की ओर अपना हाथ बढ़ाकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, हेलो, मैं सेल्फ किशन, यू नो कृष्णा कन्हैया। अरे यार, तुम लोग समझने की कोशिश करो, मेरा नाम वही है जो तुम्हारे देवता का नाम है। वह क्या कहते हैं जिनके हाथ में वह डंडा पकड़े हुए हैं। और कुछ एक्सप्लेन करता उससे पहले ही पपारो की हंसी छूट गई। वह डंडा नहीं है बल्कि उनकी बांसुरी है, वह हमारे भगवान है। हाँ, जो भी है, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। यू बोथ आर लुकिंग नाइस। उसने उन दोनों की तारीफ की, लेकिन पारो को उसे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि निधि बहुत ही ज्यादा खुश थी। पारो ने अपने बगल में खड़ी हुई निधि को देखा और फिर उसकी खुशी के लिए न इंटरेस्ट होते हुए भी उससे लड़के से बात करना शुरू कर देती है। हेलो, माई सेल्फ पारो एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड निधि। वी बोथ आर योर नेबर। ओह, हो सकता है एक्चुअली बात यह है कि मैं कभी ध्यान नहीं दिया। उसे लड़के ने पारो को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर स्माइल करते हुए बोला, यू लुकिंग सो नाइस। और यू ड्रेस इज आल्सो वेरी नाइस। पारो को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और बहुत ज्यादा बोरिंग भी, लेकिन निधि के लिए चुपचाप उसकी विदेशी इंग्लिश सुन रही थी। पारो ने स्माइल करते हुए कहा, एक्चुअली यह ड्रेस मेरी नहीं है, ये ड्रेस तो मेरी फ्रेंड की है। एक्चुअली मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ और मेरे पास समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहने, तो मैं अपने दोस्त की ये वाली ड्रेस पहन ली। मुझसे ज्यादा तो ये कपड़े इस पर अच्छे लगते हैं। वह किशन का ध्यान निधि की ओर डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, लेकिन किशन था जो एकदम से उसे ही देख रहा था। पारो ने जब देखा कि वह सिर्फ उसे ही देख रहा है तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, जब हम लोग पड़ोस में ही रहते हैं तो आमना सामना तो होता ही रहेगा, हमें देरी हो रही है। वह निधि कहाँ पढ़कर वहां से जाने लगती है कि तभी किशन उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, लेट्स बी फ्रेंड्स। यू नो, इंडिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक मेरा बड़ा भाई है, लेकिन वह मुझसे बात करना भी नहीं चाहता। मैं यहाँ बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, अगले महीने मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इंडिया के बारे में बहुत सुना था इसलिए घूमने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जो कुछ भी सुना था वह सब कुछ सिर्फ सुनने के लिए था। एक्चुअली मैं यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा बड़ा भाई मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। मैं यहाँ रेंट पर रूम लेकर रह रहा हूँ, जबकि मेरे भाई के पास इस दिल्ली शहर में न जाने कितने बड़े बड़े बंगलो है, पर वह मुझे रखना चाहता। पारो अपने मन में बाली, इसका भाई भी उसे राठौर की तरफ खड़ूस होगा, तभी तो अपने भाई को एक कमरा भी नहीं दे सकता। अगर तुम लोग मेरी दोस्त बनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। किशन की मासूमियत भरी बात सुनकर प्रो भी उससे दोस्ती करने से खुद को रोक नहीं पाए। निधि तो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। निधि ने तो मौका देखकर उससे उसका नंबर भी ले लिया। वह वहां से फिर वॉक करने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद निधि और पारो एक बेंच पर बैठ गई। पारो ने निधि की ओर देखा और फिर उसे टोंट मारते हुए बोली, क्या बात है, इतना ब्लश क्यों कर रही हो? सिर्फ नंबर मिला है, तुम्हारी शादी नहीं हुई उससे। कोई नहीं, शादी भी हो जाएगी तो फिक्र क्यों कर रही है? अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। अरे अरे, अपने ख्याली पुलाव को थोड़ा आराम दो। इस तरह से किसी भी लड़के के बिल्कुल करीब जाना ठीक बात नहीं है, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि उसका कैरेक्टर कैसा है। और वैसे भी वह यहाँ नहीं रहने वाला, तो फिर क्यों तुम उसके लिए पागल हुई जा रही हो? अरे यार, तू कितनी बोरिंग है। क्या तू नहीं जानती कि प्यार अंधा होता है? प्यार एक बदलाव लाता है। अगर उसे मुझसे प्यार हुआ तो कौन जाने वह यही रह जाए मेरे साथ, मेरे पास। और वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि प्यार में सब कुछ चेंज हो जाता है, तो क्या वह एक कंट्री चेंज नहीं कर सकता? और वैसे भी वह सिर्फ वहां रहता है, वह है तो भारत का है ना।
तू और तेरी बेकार की बातें, खैर मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं, मैं तो इस बात से थोड़ी संतुष्ट हूँ, कम से कम तेरी बेचैनी का कोई इलाज तो मिला। पारो ने उसकी ओर देखकर स्माइल की। पारो को भले ही यह सब कुछ बहुत बचकानी लग रही थी, लेकिन अपनी दोस्त निधि को खुश देखकर उसे अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी देर बाद पारो ने उससे कहा, अच्छा निधि, एक बात बता, क्या तू कभी किसी रिलेशनशिप में रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, कॉलेज टाइम में एक लड़का था जो शायद मुझे पसंद करता था, हालांकि मुझे उसका नेचर पसंद नहीं आया, इसलिए बात बनी नहीं। कई बार तो उसने मेरा रास्ता रोकने की भी कोशिश की, पर शायद मेरे पापा की वजह से डरता था। इसका मतलब तुझे भी लव का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? खैर कोई बात नहीं, इस दुनिया में हर चीज कभी ना कभी पहली बार ही होती है। अच्छा आप चलो, वरना फिर से लेट हो जाएगा। दोनों ने थोड़ा वॉक किया और फिर घर वापस आ गई। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में विहान दौड़ता हुआ गाड़ी से निकलकर एकदम सीधे शिवाय के कमरे में पहुंचा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वह एकदम से हाफ रहा था। थोड़ी देर बाद खुद को रिलैक्स करके उसने गहरी सांस ली और दौड़ते हुए शिवाय के कमरे में पहुंचा। तू ठीक तो है ना? उसने शिवाय से पूछा। शिवांश ने मुंह बनाकर उसकी ओर देखा और बोला, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं तुमसे जल्दी आने के लिए कहा था, तुम इतनी देर कहाँ थे? अब कितना जल्दी आना चाहिए था मुझे, तुझे पता है जब तूने कॉल किया था उसे वक्त में वॉशरूम में था, मैं जल्दी जल्दी में आया हूँ और यहाँ तक कि अपने शर्ट के बटन लगाना भी भूल गया। तुझे पता है मैं 20 किलोमीटर की दूरी सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आधे वक्त में तय की है, और अभी भी तुम्हें मुझसे शिकायत है कि मैं इतना लेट क्यों आया? तू इंसान है भी या नहीं? तूने कहा था कि कोई इमरजेंसी है, मुझे लगा कि शायद तुम्हें कुछ हो गया है, और तुम्हारी आवाज भी कुछ अजीब आ रही थी, और मैं यहाँ पहुंचकर देखता हूँ कि तू बिल्कुल ठीक है। अपने दोस्त की सारी बातें सुनने के बाद शिवाय ने उसकी ओर देखा और फिर लापरवाही से बोल, एक्चुअली बात यह है कि मुझे तुम्हारे हाथों का बना पास्ता खाना था और मुझे भूख भी लगी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे बुलाऊंगा तो तुम्हें आने में वक्त लगेगा, इसीलिए ऐसे कहा। आई होप कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। उसने लैपटॉप बंद किया और किचन में चला गया। विहान भी उसके पीछे पीछे किचन में पहुंचा। देख शिवाय, तेरी यह आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुझे पास्ता खाना था तो बस एक बार कह दिया होता, तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है पूरे रास्ते मुझे कितनी घबराहट हो रही थी, मैं कितना ज्यादा डर गया था। कोई बात नहीं दोस्त, अगर तुम अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा परेशान हुए भी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यार शिवाय, तेरे लिए यह बात बड़ी नहीं है, तुझे पता है मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था, मैं मर भी। वह आगे का वाक्य पूरा करता उससे पहले शिवाय ने उसे शट अप होने का इशारा किया और उसे डांट लगाते हुए बोला, खबरदार जो आइंदा से ऐसी बकवास की तो तू मेरा दोस्त है, तुझे कभी कुछ नहीं होगा, अगर होना भी होगा तो उसे मुसीबत को पहले मुझे जाकर टकराना होगा। उसकी बात सुनकर बिहान सार्कास्टिक वे में मुस्कुराता है और कहता है, दूसरी मुसीबत तक कब आएगी ना, जब उसे मौका मिलेगा। तुम किसी मुसीबत से काम नहीं हो शिवाय, तुम वही करते हो तुम्हारा मन करता है। तुमने कुछ कहा क्या? शिवाय उसकी ओर देखकर सवाल करता है। नहीं, मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत है, बिना कहे तुम सब कुछ समझ जाते हो। इस वक्त किसी दीवाने परवाने की तरह बात कर रहे हो और ऑफिस में जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूं, अब तुम मेरे मालिक। देखो, जो भी कहना है साफ साफ कह दो, ऐसे मन में बाल बढ़ने से फ्रस्ट्रेशन होती है और फ्रस्ट्रेशन हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहती। मैंने सुना है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोग आज समय बुढ़ापे की ओर बढ़ जाते हैं। तूने क्या सुना है? मुझे उसे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनाने जा रहा हूँ, तुम जाकर रेडी हो जाओ। और फिर जाकर पास्ता बनाने लगता है। वह पास्ता बना ही रहा था कि तभी उसके बगल में खड़ा शिवाय उसकी ओर देखा है और धीरे से कहता है, अनिका आ गई है। अनिका का नाम सुनकर विहान का हाथ वहीं रुक जाता है, एकदम साइलेंट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ हो गया है। तुझे क्या हुआ? तू एकदम से क्यों रुक गया? तुझे अनीता मिली कहाँ? विहान ने पूछा। रेहान की बात सुनकर वह डेविल स्माइल देता है और फिर दांत पीसते हुए कहता है,
अगर शिवाय सिंह राठौर ठान ली तो वह किसी को अपने का मौका नहीं देता। उसे लगा था कि वह मुझसे बचकर कहीं चली जाए और मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने उसके इस सोच को गलत साबित कर दिया। मेरे आदमियों ने उसे ढूंढ निकाला। इससे पहले भी वह मेरे आदमियों के संपर्क में आई थी, लेकिन तब किसी बेवकूफ लड़की ने उसे बचा लिया था। लेकिन अब वह जहां से कभी नहीं भाग पाएगी। उसकी यह बात सुनकर विहान को भी अंदर से डर लगता है। उसने धीरे से डरते हुए कहा, तू उसके साथ कुछ करेगा तो नहीं ना? विहान की बात सुनकर शिवाय उसकी ओर देखा है और जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते वह एक रुक जाता है और फिर एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर हंसी की जगह अब कड़वाहट भरी नजरों से सामने दीवार की ओर देखा है और फिर वहां पड़ा किचन नाइफ उठाकर एक जोरदार बात वहां रखे फूड मटर की ओर करता है, जिससे वह कटकर 2 टुकड़े हो जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।